सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। सबसे पहले बच्चा आप क्या करेंगे, इस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे। 18 क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कीजिए खुद से और उसके बाद आके इसका सोल्यूशन देखिए। पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है, 4 सिंपल स्टेप है, फॉलो करेंगे ना तो आपको बच्चा यहाँ पे 2019 से लेके 2022 तक के सारे फिजिक्स के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, दैट टू एरर फ्री। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चंस वेर आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, जिसको बच्चे जनरली इग्नोर कर देते हैं। ये आपका सवाल ध्यान से देखिए, डायमेंशन के ऊपर बेस्ड है। इस प्रश्न में, इस क्वेश्चन में हमसे कहता है कि इफ मोमेंटम, एरिया एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, देन डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी विल बी हाउ मच। तो इसका स्टैंडर्ड प्रोसेस क्या है? सो बेसिकली हमसे कह रहा है कि आपका जो ईटा का डायमेंशन है दैट शुड बी इक्वल टू मोमेंटम। इसके ऊपर क्या पावर होगा हमें नहीं पता है। इसके बाद आपका यहाँ पे क्या है, एरिया, तो इसके ऊपर पावर बी चढ़ा देते हैं। एंड द लास्ट वन इज योर टाइम, इसके ऊपर पावर सी लगा देते हैं। ठीक बात है सर। अब यहाँ पे एलएचएस में अगर ध्यान से देखिए तो ईटा का डायमेंशन क्या होता है, आप एक फॉर्मूला उठा सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो होगा वो फोर्स अपॉन आर इंटू वेलोसिटी के डायमेंशन के बराबर होगा। अब फोर्स का डायमेंशन सर क्या होता है, तो सर एम एल टी माइनस टू। फोर्स का, एनर्जी का, ये सब याद रहना चाहिए। आर का आपका एल होगा और ये आपको हो जाएगा एल टी माइनस वन। तो यहां से मुझे दिखाई दे रहा है एम एल माइनस वन टी माइनस वन। तो ये तो हो गया है मेरा एल एच एस, एम एल माइनस वन टी माइनस वन। ठीक है, अब ये आपका क्या है, मोमेंटम, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, इसकी पावर ए। फिर अपना क्या आ जाता है, एरिया, यानी कि एल स्क्वायर, तो एल टू द पावर ये 2 भी हो जाएगा और टाइम का तो टी ही रहेगा, तो ये आपका सी हो जाएगा। अब हम लोग एलएचएस और आरएचएस को कंपेयर करते हैं। लेफ्ट साइड में आपकी एम की पावर 1 है, राइट, और राइट साइड में आपकी एम की पावर कितनी है, तो यहाँ पे एम की पावर सिर्फ ए है, यानी ए जो है वो 1 के ही बराबर है। ठीक है, अब लेफ्ट साइड में आपका एल का पावर है -1। अच्छा, इनकेस अगर आपको ये पूरा सेक्शन ही वीक है तो सबसे पहले आप इसके पूरे प्लेलिस्ट को कंप्लीट करें। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया जाएगा। यूनिट्स एंड डायमेंशंस, एरर्स, वेक्टर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स, सब कुछ, वर्नियर, स्क्रू गेज, बहुत ही डिटेल में अच्छे से है। आप उस प्लेलिस्ट को कंप्लीट करेंगे तो फिर ये आपको और बेटर समझ में आएगा, राइट। पहली बार भी पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। -1 इज इक्वल टू, यहाँ पे एल की पावर कितनी है, ए, और यहाँ पे एल की पावर है 2b। ठीक बात है सर। तो यहाँ पे ए की जगह जब आप 1 पुट करेंगे तो बी आपको निकल के आने वाला है -1। ठीक है, अब यहाँ पे टी की बात करते हैं तो टी की पावर -1 है लेफ्ट साइड में, यहाँ पे टी की पावर -a और यहाँ पे टी की पावर c है। अगर हम यहाँ पे a की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो आपको c की वैल्यू 0 आती दिखाई देनी चाहिए। तो यहाँ से अपने को क्लियर हो जाता है दैट ईटा का जो डायमेंशन होगा इन टर्म्स ऑफ पी, ए एंड टी, तो यहाँ पे p की पावर होनी चाहिए 1, यहाँ पे a की पावर क्या होनी चाहिए, ध्यान से देखिए, b है ना, तो -1 एंड योर t की पावर शुड बी 0। सो दिस शुड बी योर p a -1 t 0। कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब ये सवाल को ध्यान से देखिए, ये सवाल थोड़ा सा है ना बच्चों को फंसाया था। वाई? बिकॉज हमसे इसमें कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशंस, राइट। तो 4 ऑप्शन है, आपको एक एक को चेक करना पड़ सकता है और पहले ही ऑप्शन में इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट का इस्तेमाल किया गया है। अब ये टर्म जनरली बच्चे नहीं पढ़ते हैं, ये आपको एनसीईआरटी के एक ब्लू सेक्शन में दिया हुआ है, इस पे हम आते हैं। आप इस सवाल को ऐसे भी कर सकते थे कि आपने चारों को चेक किया, इसमें से आपको 3 गलत मिल जाता। समझ में आ रही मेरी बात? आप डिस्प्लेसमेंट करंट मतलब करंट ही है, राइट, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों का डायमेंशन सेम हो ही नहीं सकता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। करंट डेंसिटी एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी, राइट। ध्यान से समझिएगा, करंट डेंसिटी का मतलब होता है I अपॉन एरिया एंड चार्ज डेंसिटी का मतलब है चार्ज अपॉन एरिया। जाहिर सी बात है कि दोनों का डायमेंशन सेम हो ही नहीं सकता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड एनर्जी इम्पॉसिबल है, तो यहीं से दिखता है कि ए को सही होना पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद हम एक बारी देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। तो ये मैंने जो एक सेक्शन है उठाया एनसीईआरटी से, यहाँ पे आप देखिएगा, ये आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में है। यहाँ पे अगर आप देखिएगा ना तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज योर इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट,
समझ में आ रही मेरी बात? तो ये जो आपका इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट है, इसका इक्वेशन हमारे पास है एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस योर पी विच इज हियर पी इज योर पोलराइजेशन। मुद्दे की बात यह है कि अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो इसका जो डायमेंशन होगा वही इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट का भी डायमेंशन होगा। यानी कि सर इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन जो है दैट इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और सर हमें ये भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम चाहे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, जस्ट खाली डायमेंशन चेकआउट करने के लिए। तो ये यहाँ से निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट का जो डायमेंशन है वो आपका चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी के ही बराबर है जो दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, करंट, टाइम फॉर विच current flows in the electric circuit is this much. The maximum percentage error in the detection of heat dissipated would be how much? बड़ा ही सिंपल सा सवाल है ये वाला। आई स्क्वायर आर टी का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं डेल्टा एच बाई एच इज इक्वल टू 2 डेल्टा आई बाई आई प्लस योर डेल्टा आर बाई आर प्लस योर डेल्टा टी बाई टी। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि आपका करंट वाला है 2%, तो डेल्टा आई बाई आई की जगह 2% लिख दिया है। डेल्टा आर बाई आर रेजिस्टेंस वाला है 1% एंड टाइम वाला है 3%। तो यहां से आपका आंसर कितना आ रहा है? 4 + 1 5, 5 + 3 8। सो 8% जो है इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चलिए अब जो है ना स्क्रू गेज आ गया है और 2022 इस वाले जुलाई अटेम्प्ट में कम से कम बच्चा 6-7 क्वेश्चन आपको रहे थे स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर को मिला के, और बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल भी थे। तो इसलिए इन दोनों सेक्शन पे आपका सुपर्ब कमांड होना है। मैं आपको दोबारा कह रहा हूं, नीचे जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट का लिंक होगा उसके अंदर ये सारे है और बहुत अच्छे से है एंड सिमुलेशन को इस्तेमाल करके है, एनिमेशन को इस्तेमाल करके है। ठीक है, स्क्रू गेज ऑफ पिच 0.5 mm is used to measure the diameter of a uniform wire of length 6.8 centimeter. So बेसिकली आपके पास एक वायर है और उस वायर का ना आपको लेंथ दे रखा है कि भैया वायर का लेंथ तो 6.8 सेंटीमीटर है। अब इसका जो डायामीटर है उसे हम मेजर कर रहे हैं यूजिंग अ स्क्रू गेज, जिस स्क्रू गेज का पिच 0.5 mm के बराबर है। द मेन स्केल रीडिंग इज 1.5 mm। मेन स्केल रीडिंग जो था स्क्रू गेज का वो 1.5 mm है। सर्कुलर स्केल रीडिंग इज 7। The calculated curved surface area of wire to appropriate significant figures is. Screw gauge has 50 divisions on the circular scale. अच्छा, हमसे ये भी बोला है कि स्क्रू गेज पे 50 डिवीजन है। नंबर ऑफ डिवीजन ऑन स्क्रू गेज इज योर 50। इसका मतलब जो आपका लीस्ट काउंट हो जाएगा दैट इज योर पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। सो 0.5 डिवाइडेड बाय 50 दैट इज नथिंग बट योर 0.01 mm। यहां तक क्लियर है? अच्छा सर, तो सर जो रीडिंग होती है वो आपको होता है ये वाला, कहाँ गया आपका जो मेन स्केल रीडिंग है, मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाय योर सर्कुलर स्केल रीडिंग। यूनिट्स का ध्यान रखना, यहाँ पे 1.5 mm में है तो 1.5 ही रहने दिया, प्लस लीस्ट काउंट 0.01 mm है और सर्कुलर स्केल रीडिंग जो है आपका बच्चा 7 है। तो यहाँ से हमको दिख रहा है दिस इज नथिंग बट 1.57 mm। ठीक बात है? अच्छा, तो अपना डायामीटर आ गया है, ये अपना डायामीटर है। ठीक है, ये इसका डायमीटर है। हमसे पूछ रहा है सरफेस एरिया, तो एरिया जो होगा वो आपको कितना हो जाएगा 2 पाई आर एच, या फिर यहाँ पे लेंथ लिख देते हैं एंड 2 into r ही आपका क्या है डायमीटर है, सो डी पाई एल। अब अगर हम ध्यान से देखिए डायमीटर जो है मेरा वो 1.57 है और mm है और हमको आंसर देना है सेंटीमीटर्स में, तो इसे 10 से डिवाइड भी कर दीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई ये आपका पाई हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई एल की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पे 6.8 सेंटीमीटर। सर 6.8 सेंटीमीटर। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान से मेरी बात को सुनना, अगर थोड़ा सा आप यहाँ पे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, राइट, सो 1.57 जो है ना, अगर कैलकुलेशन पे चले हम लोग तो 1.57 आपको पाई बाई 2 के बराबर होता है।
पाई 3.14 है, तो उसको डिवाइड किया 2 से तो पाई बाई 2 के बराबर है। तो 1.57 को अगर हम लोग यहाँ पे पाई बाई 2 लिख दे और पाई इंटू पाई पाई स्क्वायर, सो पाई स्क्वायर नीचे एक 10 है और नीचे एक 2 भी है, मल्टीप्लाइड बाई 6.8, तो आपको इतना अप्रोक्सीमेशन पता होगा कि पाई स्क्वायर आप 10 के बराबर मान के चलते हैं। तो ये आंसर अगर हम ध्यान से देखें तो 6.8 बाई 2 यानी कि 3.4 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आने वाला है। क्या मेरी बात क्लियर है? राइट, सो दैट इज हाउ यू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। और सवाल कोई बुरा नहीं, सवाल आपको अच्छा है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। क्या बोल रहा है इस प्रश्न के अंदर? अब ये भी आपको अच्छा सवाल है। इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन यंग्स मॉडुलस ऑफ वायर ऑफ लेंथ एग्जैक्टली, देखिएगा हमको वायर का लेंथ एग्जैक्ट दिया है 1 मीटर, द एक्सटेंशन इन द वायर इज मेजर्ड एज 0.4 mm एंड द अनसर्टेनिटी, सो बेसिकली ये आपका एरर है यहाँ पे मेजरमेंट में। तो जो इलोंगेशन हुआ है ना दैट इज योर 0.4 mm, राइट। और यहाँ पे जो आपका एरर है इलोंगेशन को मेजर करने में जो आपका एरर आ रहा है वो है 0.02 mm, राइट। आपको लोड जो दिया हुआ है वो है 1 kg, वायर का जो आपका लेंथ है वो एग्जैक्टली 1 मीटर दिया है। द डायमीटर ऑफ द वायर इज मेजर्ड एज, वायर का जो डायमीटर है दैट इज इक्वल टू 0.4 mm प्लस माइनस 0.01 mm, यानी ये वाला एरर है। ठीक है, द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ यंग्स मॉडुलस डेल्टा वाई इज फाउंड टू बी दिस मच, तो वैल्यू ऑफ एक्स हमसे पूछ रहा है, हमसे ये एक्स पूछ रहा है। ठीक बात है। अब ध्यान से देखिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है आपका फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस चेंज इन लेंथ अपॉन योर ओरिजिनल लेंथ। तो हमसे यहाँ पे y पूछा जा रहा है, तो y को हम लिख सकते हैं यहाँ पे फोर्स इंटू लेंथ डिवाइड बाई x इंटू एरिया। ठीक, और एरिया को क्या लिखोगे, पाई डी स्क्वायर बाई 4, तो 4 ऊपर भेज दो। अच्छा, हमको यहाँ पे एरर इन y पूछ रहा है, तो डेल्टा y बाई वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे 4 कांस्टेंट है, फोर्स में आपका क्या आएगा mg, लेकिन सर मास तो कांस्टेंट है, ये आपका एक फिक्स्ड वैल्यू है 1 kg, और ग्रेविटी भी आपका एक सवाल में फिक्स वैल्यू दे रखा है, तो आपका डेल्टा एफ तो 0 होने वाला है, तो उसको हटा दीजिए, राइट। जो आपका कांस्टेंट होता है हम उसको हटा देते हैं ये इक्वेशन को लिखते वक्त। एल भी आपका कांस्टेंट है, जो भी वेरिएशन है वो इसमें है और डी में है, तो ये आपका लिखा जाएगा डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस योर 2 डेल्टा डी बाई डी। क्लियर है? अब डेल्टा एक्स बाई एक्स कितना होगा, 0.02 डिवाइड बाई 0.4, राइट, प्लस 2 टाइम्स डेल्टा डी बाई डी, सो ये आपका है 0.01 डिवाइडेड बाई 0.4। अच्छा, राइट। अब ऊपर भी mm था नीचे भी mm था, इसलिए यूनिट को कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत है नहीं यहाँ पे। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये कितना दिखाई दे रहा है, नीचे में तो आपका 0.4 है और ऊपर में आपका 0.04 है, सो दिस बिकम्स योर 0.1। क्लियर है यहाँ तक? ये आपका चुपचाप से 0.1 आ जाने वाला है। अच्छा सर, अब ध्यान से देखिए, हमसे डेल्टा वाई बाई वाई नहीं पूछा है, हमसे पूछा है सिर्फ डेल्टा वाई। सो डेल्टा वाई इज नथिंग बट 0.1 मल्टीप्लाइड बाई वाई। तो सर वाई भी तो सॉल्व करना पड़ेगा, और वाई सॉल्व करेंगे आप इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके, राइट। तो यहां से अगर हम ध्यान से देखें तो वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 इंटू फोर्स इज mg, मास 1 है, सो 1 इंटू ग्रेविटी दैट इज 10 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ आपको 1 है, होल डिवाइडेड बाई नीचे आपको क्या है x की वैल्यू 0.4 mm, बोले तो 4 इंटू 10 टू द पावर -4 मल्टीप्लाइड बाई योर पाई, तो पाई को छोड़ दो ऐसे ही, मल्टीप्लाइड बाई डी स्क्वायर, डी 4 इंटू 10 टू द पावर -4 है, यानी स्क्वायर क्या, तो 16 इंटू 10 टू द पावर -8। अच्छा, तो ये सर मेरा हो जाता है y, यहां से आपका 4 से 4 खत्म, नीचे आपका 10 टू द पावर -12 है, ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर +13 हो जाएगा, सो दिस बिकम्स योर 100 इंटू 10 टू द पावर 11, और रादर 1000 इंटू 10 टू द पावर 10, नीचे में डिवाइडेड बाई 16 इंटू पाई है, 16 पाई। ये आपका y का वैल्यू है। अब इस y की वैल्यू को यहां पे डाल दो, राइट। सो 0.1 इंटू दिस जब करोगे तो 1000 की जगह ऊपर में 100 बचेगा, सो 100 यहाँ पे 16 इंटू पाई इंटू 10 टू द पावर 10। अब अपने को ना सिर्फ इसी को सॉल्व करना है, और यहाँ पे x की
वैल्यू बतानी है राउंड ऑफ करके। सो ये आपका बेसिकली 4, ये आपको हो जाएगा 25। सो ऊपर में आपका बच्चा 25 है और नीचे में पाई है ना, थोड़ा सा यहाँ पे करो अगर आप अप्रोक्सीमेशन। सो 4 इंटू 3.14 आपको लगभग कुछ 12 से ज़्यादा होगा, समथिंग 12 पॉइंट समथिंग इंटू 10 टू द पावर 10। सो अगर आप देखोगे सो 25/12 जो है वो आपको 2 के ही आसपास आएगा राउंड ऑफ करने के बाद। तो मेरा तो आंसर है 2 इंटू 10 टू द पावर 10, विच मीन्स एक्स की वैल्यू आपको 2 आने वाली है। सो अगेन अ गुड क्वेश्चन है ना, बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं था, ये अच्छा सवाल है। अब देखिए वर्नियर कैलिपर। अब ये हाँ क्या है ना कि बच्चों का तो इतना लंबा सवाल देख के ही प्राण सूख जाता है, जबकि सवाल मुश्किल नहीं है। आपको सवाल को पढ़ के समझना आना चाहिए। वर्नियर कैलिपर के सिर्फ फॉर्मूले को रटने से काम नहीं चलेगा, आपको सेंटेंस पढ़ के आपका डायग्राम आपके मन में बन जाना चाहिए। फिलहाल आपकी सुविधा के लिए मैंने आपके लिए यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग डायग्राम भी लगाया है अपने ही वीडियो के एनिमेशन का इस्तेमाल करके। पहले एक बार पढ़ लेते हैं। इन अ वर्नियर कैलिपर 10 divisions of vernier scale is equal to 9 division of main scale। ये इंफॉर्मेशन हमको दिया जाता है ताकि हम एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू पता कर सकें। When both the jaws of vernier touch each other, the zero of the vernier scale is shifted to the left of zero of the main scale। क्या मतलब है सर इसका? इसका मतलब भैया एरर है। दिखाते डायग्राम। And the fourth vernier scale division exactly coincides with the main scale reading। ये देखिएगा, चित्र देखिएगा। तो ये आपका बच्चा सिचुएशन है। हमसे क्या कह रहा है कि जो ये आपका ये नीचे वाला है ना वर्नियर स्केल है, ऊपर वाला आपका मेन स्केल है। तो जो आपका वर्नियर स्केल का जीरो है वो मेन स्केल के जीरो के देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड है। तो ये एरर है, इसको हम लोग कहते हैं नेगेटिव जीरो एरर। नेगेटिव एरर है ये बेसिकली। और जब ऐसा हुआ था तो वर्नियर स्केल का जो ये फोर्थ डिवीजन है वो एग्जैक्टली मेन स्केल के किसी एक डिवीजन से कोइंसाइड किया था। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में अपने को सबसे पहले निकालना होता है क्या कि भैया एक एमएसडी कितना है, एक वीएसडी कितना है और लीस्ट काउंट कितना है, और उसके बाद जीरो एरर कितना है इस केस में। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये डायग्राम तो देखा होगा, अच्छा भी लगा। अब वापस से सवाल पे आ जाते हैं। आगे क्या बोल रहा है? 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 mm। चलो ये भी दे दिया है। While measuring the diameter of a spherical body, the body is held between two jaws. It is now observed that zero of the vernier scale lies between 30 and 31 division of the main scale, and sixth vernier scale division exactly coincides with the main scale reading। सर ये क्या हो गया सर? तो भैया अब देखिए अगला डायग्राम। अब हमसे यहां पे कह रहा है कि आपने एक बॉडी को जब इनके जॉस के बीच में अटकाया तब क्या हो रहा था कि 30 और 31st डिवीजन के बीच में कहीं वर्नियर स्केल का जीरो था। तो दिख तो रहा है ना, ये जो आपका 3 है सो ये बेसिकली आपका 30th डिवीजन हुआ ना भैया। 1 सेंटीमीटर में यहाँ पे 10 डिवीजन है, तो 10 डिवीजन, 20 डिवीजन, 30 डिवीजन। तो ये 30th डिवीजन है और ये वाला 31st डिवीजन है। उसके बीच में कहीं आपका वर्नियर स्केल था, और वर्नियर स्केल का जो छठा डिवीजन है 6th डिवीजन वो आपको परफेक्टली कोइंसाइड किया था। तो ऐसा सिचुएशन था। अब हमसे पूछ रहा है कि बताइए इसका ये रीडिंग कितना है। सो बेसिकली डायमीटर बताना है, रीडिंग बताना है। अब आपको अगर क्वेश्चन ध्यान में है बच्चा, तो हमसे कहा था कि 10th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 9th डिवीजन ऑफ मेन स्केल, और एक मेन स्केल इज इक्वल टू 1 mm। तो चलिए क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग, ध्यान से देखिएगा। हमसे कहता है कि 1 मेन स्केल डिवीजन इज 1 mm, ठीक बात है। और फिर हमसे कहता है कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। तो अगर हम यहां पे ध्यान से देखें तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू हाउ मच? 9 इंटू 1 mm डिवाइड बाई 10 विच इज योर 0.9 mm। तो भैया लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। सो 1 mm माइनस 0.9 mm दैट इज योर 0.1 mm। तो ये जो है जनाब आपका लीस्ट काउंट हो गया है, लीस्ट काउंट। ठीक बात है, अच्छा सर। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि सर मेरा नेगेटिव एरर कितना है। जो आपका यहाँ पे नेगेटिव जीरो एरर है वो सर कितना है? सो दैट इज गिवन बाई हाउ मच? दैट इज गिवन बाई नेगेटिव के केस में आपका जो इक्वेशन आप लिखते हो दैट इज -1 प्लस
जो आपका लीस्ट काउंट है मल्टीप्लाइड बाय योर वर्नियर स्केल रीडिंग। ध्यान से समझिएगा, -1 प्लस, ये कब की बात है, जीरो एरर आप कब मेजर करते हो, जब ये वाला जॉ यहां पे लेफ्ट साइड में सटा हुआ था। तो हमने देखा था कि आपका जो खैर लीस्ट काउंट तो 0.1 है और ये जो वर्नियर स्केल था उस समय रीडिंग 4 थी, सो इनटू 4, सो दिस विल टर्न आउट टू बी -0.6 mm। नेगेटिव जीरो एरर को आप फाइनल रीडिंग में सिर्फ ऐड करते हो, इसके मैग्नीट्यूड को उठा के वहां पे ऐड कर देते हो, ठीक है। अच्छा सर, तो सर जो मेरा फाइनल रीडिंग है ना, जो मेरा फाइनल रीडिंग है दैट इज इक्वल टू, अभी आपका क्या है, 30th डिवीजन से आगे है। सो 30th डिवीजन का मतलब है ये बेसिकली 3 सेंटीमीटर तो कम से कम है। सो 3 सेंटीमीटर प्लस अब आपका ये है कितना, छठा डिवीजन है ना यहाँ पे, 6th डिवीजन। सो 6th डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट विच इज योर 0.1 mm, लेकिन हमको आंसर सेंटीमीटर में देना है तो डिवाइडेड बाय 10 कर रहे हैं। एरर को भी इसमें ऐड करना है, तो हमारा एरर आ रहा है 0.6 mm, सो 0.6 डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3.12 सेंटीमीटर आएगा। अगर टेक्निकली देखा जाए तो यहाँ पे एक भी आंसर मैच नहीं करेगा, लेकिन एनटीए ने हट करके सी ऑप्शन को ही सही जवाब दिया है। ऑब्वियस सी बात है कि उन्होंने यहाँ पे जो एक गलती की है, उन्होंने यहाँ पे जीरो एरर को है ना 0.4 ही लिया है। अगर 0.4 लोगे तो 3.10 आएगा, लेकिन वो गलत है। आपका जीरो एरर जो होगा वो -1 प्लस इतना होता है जीरो एरर इस केस में, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए लेट्स मूव टू द next question. So basically they took the closest answer. We have to take the closest answer in this particular scenario. अब ये आपका बहुत ही आसान सा एक वेक्टर का सवाल है। If vector A is this much, B is this much, the magnitude of component of A along vector B is how much? तो मान लेते हैं ये आपका दो वेक्टर है, वेक्टर A हो गया है, वेक्टर B हो गया है, तो A का कंपोनेंट B पे कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, तो ये आपका हो जाएगा A cos थीटा। तो हमसे इस सवाल में A cos थीटा ही पूछ रहा है, समझ में आ रही है। तो हमको पता है ना कि A डॉट B जो होता है तो सर वो तो AB cos थीटा होता है। तो सर यहाँ से हमको ना A cos थीटा समझ में आ गया है, वो सर A डॉट B अपॉन B का मैग्नीट्यूड होगा। अब सर A डॉट B तो कर सकते हैं, दोनों का जब डॉट लोगे तो कितना आएगा, 2 + 6 - 2, और B का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 3। हाँ जी सर, तो ये खत्म, ये आपका आ जाएगा कितना, 2। सो 2 इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सा सवाल था एकदम, वेरी इजी पीजी क्वेश्चन। चलिए देखिए अगला सवाल, देखिए क्वेश्चन नंबर 8। सवाल ये भी आसान है, सिर्फ ये एक्यूरेसी वर्ड से घबराना नहीं है। अ टॉर्क मीटर इज कैलिब्रेटेड टू रेफरेंस स्टैंडर्ड्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम, ईच विथ 5% एक्यूरेसी। यहां पे क्या मतलब है कि भैया मास इज बीइंग मेजर्ड एट एन एक्यूरेसी ऑफ 5%। सो बेसिकली ये 5% ही आपका एरर है यहाँ पे, कि भैया देखो कितना क्लोज आप एक्यूरेसी के साथ मेजर कर पा रहे हैं, जस्ट विद एन एरर ऑफ 0.05। तो यहां पे आपका जो एरर है ना यही 5% है, और तीनों में इतना ही है, मास में, लेंथ में और टाइम मेजरमेंट में। आफ्टर कैलिब्रेशन द मेजर्ड टॉर्क विद दिस टॉर्क मीटर विल हैव नेट एक्यूरेसी ऑफ व्हाट। तो यहां पे ना आपको टॉर्क का डायमेंशन पहले पता करना चाहिए। टॉर्क जो होता है, आप इसको ध्यान से देखें तो ये आपको फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशन के बराबर होगा। तो फोर्स आपको बेसिकली mLT-2 है, और R आपको L होगा, तो ये आपको L² हो गया है। सो बेसिकली आप जब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, सो डेल्टा टाउ बाई टाउ इज इक्वल टू डेल्टा m/m प्लस 2 टाइम्स डेल्टा L/L प्लस 2 टाइम्स डेल्टा T/T। हमेशा एडिशन साइन ही लगाना होता है, हमें मैक्सिमम एक्यूरेसी चाहिए। सो डेल्टा m/m कितना हो जाएगा, सबका सब 5 ही तो है, सो 5 + 2 × 5 is 10 + 2 × 5 is 10। सो द आंसर इज योर 25%, दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आगे बढ़े, चलिए एक और सवाल देखिए वर्नियर स्केल पे। वर्नियर स्केल पे आपका एक और सवाल, इसमें हमसे क्या कहता है, अगेन द 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज 1 mm, फिर से 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। When the two jaws of instrument touch each other, 0 of the vernier lies to the right of the 0 of the main scale। इस बार पॉजिटिव जीरो एरर है, यानी इस एरर को फाइनल रीडिंग में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, एंड इट्स 4th डिवीजन कोइंसाइड्स विद द मेन स्केल डिवीजन।
When a spherical bob is tightly placed between the two jaws, the zero of the vernier scale lies between this, and sixth vernier division coincides with the main scale. So basically इस बार आपका पॉजिटिव जीरो एरर है, डायग्राम में देख सकते हैं। इस बार आपका ये वाली जो जीरो है इस वाले जीरो के राइट साइड है भैया, और तब फोर्थ एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है। तो ऐसे सिनारियो में जो आपका लीस्ट काउंट होगा, इस सवाल में भी आपका जो वन वर्नियर स्केल डिवीजन है, आप जब सॉल्व करोगे ना, चलिए लिख ही देते हैं। आपका वन मेन स्केल डिवीजन सवाल में देता है कि 1 mm है। फिर से वही कहानी है कि आपका 10 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है 9 मेन स्केल डिवीजन के साथ। सो दिस इज योर 10 इंटू वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 इंटू दिस इज योर 1 mm। तो यहां से आपका जो 1 VST है वो 0.9 mm आ जाता है। तो हमको पता है ना कि भैया जो लीस्ट काउंट होता है दैट इज योर 1 MSD माइनस योर 1 VSD। तो ये आपको निकल के आ रहा है 0.1 mm। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, यहाँ पे जो आपका एरर है, यहाँ पे जो आपका जीरो एरर है, वो सिंपली लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग है। तो वो कहाँ गया, फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड्स। सो लीस्ट काउंट इज 0.1, दिस इज योर 4, दिस इज योर 0.4 mm, राइट। दिस इज योर पॉजिटिव जीरो एरर। तो पॉजिटिव एरर को सब्ट्रैक्ट करेंगे मेन फाइनल रीडिंग से। सो आपका जो अल्टीमेट रीडिंग हो गया है दैट इज इक्वल टू हाउ मच, अब आपका 4.1 एंड 4.2 के बीच में था, तो 4.1 प्लस सिक्स्थ वर्नियर स्केल 6 इंटू लीस्ट काउंट, सेंटीमीटर में है ये 4.1, तो ये आपका mm में है तो 10 से डिवाइड कर देते हैं, माइनस एरर जो कि आपका 0.4 है, इसको भी 10 से डिवाइड किया, तो ये सॉल्व किया तो ये 4.12 सेंटीमीटर आएगा, विच इज योर 412 इंटू 10 टू द पावर -2 सेंटीमीटर। सो यहां पे आप देखिए 412 जो है इस सवाल का सही जवाब है। क्लियर है मेरी बात? आगे बढ़ जाते हैं। तो देख सकते हैं कितने सारे सवाल आपको यहाँ पे स्क्रू गेज और वर्नियर से मिल रहे हैं। एन एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी इज गिवन बाय दिस मच, वेयर अल्फा बीटा आर कांस्टेंट, x इज डिस्प्लेसमेंट, k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और t टेम्परेचर है, ये वाला t टेम्परेचर है। सो हमसे बीटा का डायमेंशन पूछ रहा है। ध्यान से मेरी बात को यहाँ पे फॉलो कीजिएगा। ये आपको एनर्जी डेंसिटी है, ये अल्फा है, ये आपका बीटा है। दिस इज योर साइन अल्फा x डिवाइडेड बाई k इंटू टी। ठीक बात है। अब आपको ये बात तो पता होना चाहिए ना कि इक्विपार्टीशन लॉ ऑफ एनर्जी में, थर्मोडायनेमिक्स में आपने ये देखा है कि आपका जो ये हाफ KT है ना, हाफ KT, ये आपको एनर्जी है बेसिकली। सो इसका मतलब ये है कि नीचे देखिएगा अल्फा x अपॉन KT, तो साइन के अंदर ओवरऑल ये जो भी टर्म होगा, ओवरऑल ये डायमेंशन लेस होना चाहिए। इसका मतलब जो डायमेंशन नीचे वाले का है वही डायमेंशन आपका ऊपर वाले का भी होगा। तो नीचे आपको डायमेंशन है एनर्जी का, तो ऊपर अल्फा इंटू एक्स को भी एनर्जी का डायमेंशन होना चाहिए। एक्स डिस्प्लेसमेंट है, यानी अल्फा की डायमेंशन फोर्स के डायमेंशन के बराबर होगी। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही तो एनर्जी होता है बेसिकली, वर्क। सो अल्फा का डायमेंशन फोर्स के बराबर है, ये क्लियर हो गया। अब ये पूरा डायमेंशन लेस होता है, इसका मतलब जो डायमेंशन इसका है वही डायमेंशन इसका भी होगा। यानी कि सर बीटा का जो डायमेंशन है हमसे जो पूछा जा रहा है दैट इज इक्वल टू अल्फा का डायमेंशन डिवाइडेड बाय एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन। अब अल्फा का डायमेंशन सर फोर्स के बराबर है, ये आपको फोर्स के बराबर है। एनर्जी डेंसिटी का मतलब है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो नीचे जो है आपका एनर्जी यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वॉल्यूम यानी कि आपका बेसिकली L क्यूब। तो भैया ऊपर नीचे जो है फोर्स खत्म हो गया है, ये आपका L क्यूब है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट जो कि L है। सो निकल के क्या आ रहा है, L स्क्वायर। खत्म। कहां चला गया आंसर? ऑप्शन नंबर डी। देख रहे हो? तो इस प्रकार से आप थोड़ा बहुत अगर स्मार्टली प्ले करें तो आंसर आपका बहुत जल्दी निकल के आ जाएगा। अगेन ध्यान से देखिए, द डायमेंशन ऑफ दिस विल बी हाउ मच। अब ये ऐसा सवाल है कि अगर आपको एक चीज नहीं पता है तो आप इसमें फंस जाएंगे, आप इसमें फंस सकते हैं। क्या है सर वो चीज? भैया जिस प्रकार
इलेक्ट्रोस्टैटिक में एनर्जी डेंसिटी आपने सीखा था हाफ एप्सिलॉन इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। उसी प्रकार मैग्नेटिक फील्ड में जो आपका एनर्जी डेंसिटी होता है दैट इज गिवन बाय योर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू म्यू नॉट। सो मुद्दे की बात है कि बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट का डायमेंशन एनर्जी डेंसिटी के बराबर ही होगा। सो जो मेरा आंसर है इस केस में दैट इज डायमेंशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी। सो मुद्दे की बात है, ऊपर में एनर्जी यानी कि ml2t-2 और नीचे में वॉल्यूम बोले तो L क्यूब। सो द आंसर बिकम्स योर ml-1t-2 विच इज योर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ध्यान से देखिए, इसमें हमसे कहता है इफ द प्रोजेक्शन ऑफ दिस ऑन दिस इज 0 देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज। ये तभी पॉसिबल है जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहा होगा, तभी तो इसका कोई भी कंपोनेंट इस पे आ ही नहीं सकता। सो मुद्दे की बात है, इन दोनों वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा दैट इज 0। तो कर दो 2 इंटू 1 2, ये आपको हो जाएगा 8, ये आपको हो जाएगा -2 अल्फा इज इक्वल टू 0। तो यहां से अल्फा की वैल्यू 5 निकल के आएगी। सो द आंसर इज 5। वेरी सिंपल, इजी पीजी, बस थोड़ा सा दिमाग कि भैया a डॉट बी 0 होना चाहिए था। क्लियर है? देखिए हमसे कहता है कंसिडर द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन गिवन बाय दिस इक्वेशन वेयर अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट्स। टी टेम्परेचर है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, थीटा आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, सो बेसिकली एंगल है, एक्स हैज अ डायमेंशन ऑफ लेंथ। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना, हमें इनकरेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, इनकरेक्ट को। ये फिर से वही कहानी होगी ना। देखिए भैया, लॉग के अंदर जो कंप्लीट सेट होता है वो डायमेंशन लेस होना चाहिए, यानी जो डायमेंशन नीचे वाली की है वही डायमेंशन ऊपर वाली की भी होगी। तो नीचे वाला तो आपका एनर्जी का डायमेंशन है, तो ऊपर बीटा का डायमेंशन फोर्स के बराबर होगा। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही तो एनर्जी का डायमेंशन होगा। तो बीटा का डायमेंशन फोर्स के बराबर है, बीटा का डायमेंशन फोर्स के डायमेंशन के बराबर है। अब फिर से यहां देखिए, अब ये पूरा डायमेंशन लेस है, इसका मतलब इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम होना चाहिए। लेकिन भैया ये एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी इटसेल्फ इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, है ना। और साइन थीटा भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, यानी अल्फा इंटू बीटा का डायमेंशन नहीं कुछ होगा। समझ रहे हो? अल्फा एंड बीटा इज दीज आर डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। इसका मतलब इनका प्रोडक्ट, इसका मतलब कि भैया जो बीटा का डायमेंशन होगा ना दैट शुड बी इक्वल टू, और रादर चलो लिख देते हैं, दिस शुड बी इक्वल टू अल्फा इनवर्स का डायमेंशन। अल्फा इंटू बीटा इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसका मतलब बीटा का डायमेंशन अल्फा का इनवर्स डायमेंशन के बराबर होगा। क्लियर है? स्टेटमेंट ए, डायमेंशन ऑफ बीटा इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स। ये तो ट्रू है, यानी ये आंसर नहीं हो सकता। डायमेंशंस ऑफ अल्फा इनवर्स x इज सेम एज दैट ऑफ एनर्जी। भैया अल्फा इनवर्स का डायमेंशन बीटा के बराबर है और बीटा का डायमेंशन फोर्स के बराबर है, यानी कि सर अल्फा इनवर्स का डायमेंशन फोर्स के बराबर है। सो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एनर्जी का डायमेंशन होगा। सो सही बात है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आप डी को चेक कर लेते ना, डायमेंशंस ऑफ अल्फा इज सेम एज दैट ऑफ बी, तो ये गलत था, तो यही आंसर है। सी को भी आप चेक कर सकते हैं, ईटा इनवर्स एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, साइन थीटा डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो ये पूरा डायमेंशनलेस है, इज सेम एज दैट ऑफ अल्फा बीटा, जो कि ट्रू है। वाई? बिकॉज हम लोग पहले ही शो कर चुके हैं कि अल्फा बीटा इटसेल्फ इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। सो ये स्टेटमेंट भी ट्रू था, तो ये आंसर नहीं हो सकता। क्लियर है? तो ऐसे सवाल अच्छे होते हैं जहां पे आपको ऑप्शंस चेक करने पड़ जाते हैं। अब ये इतना बार रिपीट हो चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, एनसीईआरटी का सॉल्व्ड एग्जांपल भी कुछ ऐसा ही है कि कहना नहीं है। In an experiment to find acceleration due to gravity using simple pendulum, time period of 0.5 second is measured from time of 100 oscillation। तो आपके पास जो भी स्टॉप वॉच था या जो भी चीज थी, आपने उसमें 100 ऑसिलेशन का टाइम निकाला है, 100 ऑसिलेशन का टाइम। तो एवरेज आउट आपने जब किया तो 0.5 सेकेंड टाइम पीरियड निकल के आता है विद अ वॉच ऑफ 1 सेकेंड रेजोल्यूशन। तो यहाँ पे 1 सेकेंड ही आपका एरर है।
इफ मेजर्ड वैल्यू ऑफ लेंथ इज 10 सेंटीमीटर नोन टू 1 mm एक्यूरेसी, द एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ g इज हाउ मच। तो भैया टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाई जी। हमें ग्रेविटी के टर्म्स में चाहिए इक्वेशन, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ग्रेविटी इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन टी स्क्वायर। अच्छा सर, यानी कि सर डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी बाई टी। और देखिए सर, और देखिए सर, डेल्टा एल बाई एल, यहाँ पे डेल्टा एल हो जाएगा 1 mm, ठीक है। एंड ये आपका 10 सेंटीमीटर है ना, तो इसको भी mm में कन्वर्ट किया तो 100, ऊपर नीचे सेम यूनिट होना चाहिए, प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी इज योर 1 सेकेंड। यहाँ पे कैपिटल टी में ही बच्चे गलती करते हैं, वो है ना 0.5 सेकेंड पुट कर देते, जो कि गलत है। यहाँ पे कैपिटल टी जो आप पुट करेंगे, आपने 100 ऑसिलेशन मेजर किया था ना, राइट, उसमें आपका एरर 1 सेकेंड का था। तो 100 ऑसिलेशन का मतलब कितना टाइम आपने टोटल मेजर किया इस समय, 0.5 इंटू 100, राइट। एक ऑसिलेशन का मतलब होता है टाइम पीरियड, सो 100 इंटू 0.5 दैट इज नथिंग बट योर 50। इसको जो है अपने जब सॉल्व करेंगे तो नीचे में आपका 100 है प्लस 1, ये आपका हो जाएगा 4, सो दिस बिकम्स योर 5 अपॉन 100। सो देयरफॉर हमको परसेंटेज में आंसर चाहिए, तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज बेसिकली 0.05, परसेंटेज का मतलब हो गया है 5%। सो इस सवाल का जो सही जवाब है वो अपना 5 होने वाला है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15, ध्यान से देखिए। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ लिक्विड ड्रॉप डिपेंड्स ऑन सरफेस टेंशन। मुद्दे की बात है कि आपको टाइम पीरियड का एक इक्वेशन दिया है, पूछता है कि क्या ये इक्वेशन सही है, जहां पे k आपको डायमेंशनलेस है, p आपको डेंसिटी है, r रेडियस, s सरफेस टेंशन। तो चेक कर लेते हैं ना, चेक कर लेते हैं कि भैया इसका डायमेंशन टाइम के बराबर होना चाहिए। अगर बराबर है तो इक्वेशन आपका डायमेंशनली करेक्ट है। अच्छा, यानी कि सर अंडर रूट के अंदर डेंसिटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम, सो ml माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस क्यूब यानी l का क्यूब डिवाइडेड बाई सरफेस टेंशन इज नथिंग बट फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स का डायमेंशन ml t माइनस 2 अपॉन l यानी सरफेस टेंशन का डायमेंशन mt माइनस 2। तो यहाँ पे डालो mt माइनस 2, लेकिन इसकी पावर है कितनी, 3/2। ये दोनों तो आपका मर गया। देखो हालांकि सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, साफ साफ दिख रहा है कि टाइम तो नहीं निकल के आएगा क्योंकि m बच रहा है ना। तो यहाँ पे खैर करने की कुछ जरूरत नहीं है, साफ दिख रहा है कि पहला स्टेटमेंट यानी आपको फॉल्स है, पहला स्टेटमेंट आपको फॉल्स है। रीजन क्या देता है, यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस वी गेट RHS हैविंग डिफरेंट डायमेंशन देन दैट ऑफ टाइम पीरियड। तो ये स्टेटमेंट आपको ट्रू है, तो यहाँ पे फॉल्स ट्रू वाला कहानी है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलिए, अच्छा अब ये सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 अगेन आपका वर्नियर से ही रिलेटेड है। अ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप हैज 20 डिविजन्स पर सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल। अगर हम इस स्टेटमेंट को समझे, 20 डिवीजन है 1 सेंटीमीटर में, यानी कि 1 MSD, एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है, 1 सेंटीमीटर में 20 डिवीजन है। सो दिस इज योर 0.05 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? अच्छा, इसको एक बार के लिए mm में कन्वर्ट कर देते हैं, 0.5 mm। ठीक बात है, ओके, कहाँ गया, हाँ, इट्स वर्नियर स्केल हैज अ टोटल ऑफ 50 डिविजन्स, राइट, वर्नियर हैज अ टोटल ऑफ 50 डिविजन्स। 25 वर्नियर स्केल डिवीजन, 25 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 24 मेन स्केल डिवीजन। तो भैया एक वर्नियर स्केल डिवीजन 24/25 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 mm होगा। हमसे यहाँ पे लीस्ट काउंट पूछा है, जो कि आपको कुछ नहीं 1 MSD माइनस 1 VSD होता है। तो 1 MSD जो है जनाब मेरा 0.5 है, एंड दिस इज योर 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 24/25। मुद्दे की बात यह है कि mm में है, उसको ध्यान रखना है। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 1/25 दिख रहा है, दिस इज योर mm। ठीक बात है सर। अच्छा,
इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा। सो दिस बिकम्स 1/50 mm विच इज नथिंग बट योर हाउ मच, दिस बिकम्स योर 0.02 mm, बोले तो 0.002, कुछ ज्यादा नहीं हो गया, हाँ सॉरी 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चेक कर लीजिए, क्लियर है मेरी बात? तो ये सवाल आपको आसान सा था, बस थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करना है ताकि एरर नहीं हो। देखिए एक और सवाल, कितना सवाल है स्क्रू गेज और वर्नियर पे, और बच्चे इन टॉपिक्स को ढंग से पढ़ते ही नहीं है। So please watch both the videos carefully. In an experiment to find out the diameter of a wire of a screw gauge, following आपके पास यहाँ पे कहानी लिखी हुई है। Screw moves 0.5 mm on main scale in one complete rotation. तो भैया यही तो पिच है, यही तो पिच है। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल 50, यानी कि सर जो आपका लीस्ट काउंट है दैट इज पिच अपॉन सर्कुलर स्केल में कितना डिवीजन है, so this is your 0.01 mm. Main scale reading 2.5 mm. 45th division of circular scale is in the pitch line. Instrument has 0.03 negative error. Negative का मतलब रीडिंग में ऐड करना, तो रीडिंग इज इक्वल टू, कहाँ गया, मेन स्केल रीडिंग है 2.5 mm प्लस लीस्ट काउंट इनटू 45th डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, सो 45, अभी भी ये mm में ही है, प्लस एरर को ऐड करेंगे तो 0.03, तो 2.5 प्लस 0.45 प्लस 0.03, so this makes it 2.98 mm, which is your option number C. 17 का C is the correct answer. क्लियर है? चलिए आखिरी सवाल देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन विच इज द इजीएस्ट वन। टॉर्क का यूनिट क्या होगा? फोर्स इनटू लेंथ, यानी कि न्यूटन मीटर। तो ए का मैचिंग हो रहा है 3 के साथ, तो ये और ये तो पॉसिबल नहीं है। अब बात कर लेते हैं स्ट्रेस होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बी की मैचिंग हो रही है फोर्थ के साथ, बस यहीं पे खत्म हो गया है। आगे आप खुद चेक कर लो। लेटेंट हीट नहीं पता है क्या भैया? Q इज इक्वल टू ml, सो जूल्स अपॉन kg, ये रहा, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको ये सेशन समझ में आया है, इंटरेस्टिंग लगा है, आपके फायदे के लिए रहा होगा। पढ़ते रहिए, मिलते रहेंगे, टेक केयर, विश यू बेस्ट ऑफ लक।